अब देखो भाई, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है इसमें, आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं इंटरनेशनल, हाँ भी इधर ध्यान दो भी, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, अच्छा, एक आर्टिकल 77 याद है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसमें भी कुछ ऐसी बात थी कि कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव काम होते हैं किसके नाम पर किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट किसके नाम पर होती है भी, तो ये प्रेसिडेंट के नाम से की जाती है। ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव तरीके से कर दी जाएगी। ठीक है, concluded on behalf of the president, however they are subject to the approval of parliament, लेकिन they are subjected to the approval of parliament, लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूव करानी पड़ेगी भी। हाँ, बाद में साइन प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है, ऐसी बात 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाली में की गई है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल 73 और 162 की। आज इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एक तो कौन सा, क्योंकि इनके अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट की बात मिलेगी। हालांकि बात तो मिलेगी 73 के अंदर ही, लेकिन दोनों को साथ ही पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 73 क्या है भाई, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। Subject to the provision of this constitution, the executive power of the union shall extend। भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब हम आर्टिकल 246 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 246 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 246 तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करता है कि कौन किस में कानून बनाएगा। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा, और कॉन्करेंट में दोनों बनाएगा। ठीक है, लेकिन लागू कौन करेगा, उसके लिए आर्टिकल 73 और 162 पढ़ना पड़ता है। ये किसकी बात कर रहा है, केवल यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, ये देखो भाई, टू द मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। एक तो भाई सेंटर कौन से कानून लागू करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, टू द मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर अपने केवल इसी लाइन को पढ़ के छोड़ दे तो अपने दिमाग में आएगा यार ये बात हो रही है यूनियन लिस्ट की और कॉन्करेंट लिस्ट की, यूनियन लिस्ट और, क्योंकि उन्हीं में लॉ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा भी, थोड़ा नीचे तक। टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और है भी ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो ये कौन सी ट्रीटी एग्रीमेंट की बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट की बात हो रही है। उनको इंप्लीमेंट करने का काम सोलली किसका है, यूनियन का है, स्टेट का है क्या, नहीं। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना भाई। प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर रेफर्ड टू इन सब क्लॉज ए, ये क्या कह रहा है भाई, जो तुम ऊपर पढ़ के आए हो, जो सब क्लॉज ए के अंदर एग्जीक्यूटिव बात हो रही है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, शैल नॉट save as expressly provided in this constitution or in any law made by parliament extended in any state to matters with respect to which the legislature of the state has also power to make laws। तो ये उन चीजों पर लागू नहीं होगी, उन चीजों पर लागू नहीं होगी। ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, इसमें यूनियन और इसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम केवल किसका होता है, स्टेट का होता है। लेकिन इसमें यहां पे ये भी लिखा हुआ है अभी, उन चीजों को छोड़ के जिसमें जिसमें इस चीज का उल्टा दिया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन या किसी पार्लियामेंट ने कोई और लॉ बनाकर सेंटर को पावर दे रखी हो। इसीलिए अपने एक्सेप्शन में क्या लिखते हैं,
एक्सेप्शन में क्या लिखते हैं इसके, याद करो। हाँ भाई, एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड अगर कोई चीज कॉन्करेंट लिस्ट में है तो उसमें कोई भी कानून बनाए तो यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगाना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जब कोई कोई भी कानून बनाता है तो उसको स्टेट लागू करता है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज में कोई भी लॉ बनाए उसको इंप्लीमेंट सेंटर करेगा, उसको इंप्लीमेंट सेंटर करेगा। क्लियर है ना? ठीक है, वो टेबल बनाई थी। तो अब आप इस जो ये जो आर्टिकल है उसको यहां तक बस पढ़ लेना, नीचे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कम से कम यहां तक पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और आर्टिकल 163, सॉरी 162, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें छोटा सा दिया हुआ है लेकिन इसको पढ़ोगे, इसमें देखो पहली बात तो इंटरनेशनल टीटीओ और एग्रीमेंट वाली कोई बात नहीं बोली गई है। इसमें बस इतना दिया गया जिसमें स्टेट कानून बना सकता है उनको स्टेट लागू करेगा, और नीचे दिया गया है अगर दोनों बना सकते हैं तो उसको स्टेट ही करेगा, अगर कोई और चीज ना दी गई हो तो। और चीज जो दी गई है वो आपको पता है कौन सी है, एसेंशियल कम्युनिटीज। अब अपने वापस आते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स में। तो डिप्लोमेटिक पावर्स में और क्या चीज है, ही और सी रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स। भाई एक चीज ध्यान रखना भी, ज्यादा बाहर जो कहते हैं विदेश यात्राओं पे जाते हुए वो चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं जाते हुए, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन नेशन को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है भी। एंड इंटरनेशनल फॉरम्स एंड अफेयर्स एंड सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स। सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये एम्बेसडर है लेकिन इसे हिंदी में राजदूत कहते हैं। समझ में आई बात क्या आई? इससे पता चलता है जनरेशन चेंज हो गई है। एम्बेसडर कार की कंपनी है, कार आती थी पहले एक सफेद रंग की, ठीक है, अभी भी आपने कभी देखी होगी। ठीक है, और हाँ हाँ हाँ, और राजदूत जो है वो मोटरसाइकिल होता है। राजदूत क्या होता है, मोटरसाइकिल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लिश में तो एम्बेसडर है, हिंदी में इसी एम्बेसडर के पोस्ट का नाम क्या है, राजदूत है। तो इंग्लिश में कार है, हिंदी में मोटरसाइकिल हो जाता है ये। चलिए, अच्छा, वो तो चलो ये तो अलग चीज होगी भी। आपने तो एम्बेसडर राजदूत मेरे हिसाब से हो सकता है देखा हो या सुना हो, लेकिन पहले बहुत काफी फेमस चीजें हुआ करती थी ये। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं कहूँगी सेम पोस्ट है तो इसको अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है। नहीं, हाँ कॉमनवेल्थ का डिफरेंस है। एक कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, सुना है क्या? क्या सुना? कौन, ये कॉमनवेल्थ है क्या चीज? हाँ। हम्म।
तो भाई बाद में देखो, पहले तो इनको जब कॉलोनियल रूल था तब तो इनको एक साथ रखने के लिए ग्रुप बनाया गया, लेकिन बाद में सारी सोवरेन कंट्रीज हो गई, बाद में सारी क्या होगी, सोवरेन कंट्रीज हो गई। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, वॉलेंट्री है इसके अंदर। तो वो कंट्रीज जो कभी ब्रिटेन के कॉलोनीज रही हुई है, ब्रिटेन के अंडर में रही हुई है, तो उनको ब्रिटेन ने या इनिशिएट किया भी, अपने सब मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। वॉलेंट्री ग्रुप है, इससे सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो उन कंट्रीज ने क्या बनाया हुआ है, कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, इसके कॉमनवेल्थ की मीटिंग्स भी होती है, फॉरम्स भी होते हैं, इसके जो है वो क्या कहते हैं, गेम्स भी अलग से होते हैं भाई। ठीक है, तो इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 56 इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट मोस्टली कंप्राइजिंग फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्या, जैसे ईयू वगैरह उतना के इन्फ्लुएंस रखता है क्या, वो नहीं रखता ये। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन हाई कमिश्नर, ठीक है भाई, तो ध्यान देना इधर, ये एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर आर बोथ टॉप रैंकिंग डिप्लोमेट्स हु सर्व्स एज द हाईएस्ट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर होम गवर्नमेंट इन फॉरेन कंट्री। ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है, एम्बेसडर्स जो होते हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस में होते हैं, वहां पे एम्बेसीज होती हैं, आपने सुनते हैं ना इंडियन एम्बेसी। तो नॉन कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उसमें जो अपना ऑफिस होगा इंडिया का, वो इंडियन एम्बेसी कहलाएगी, और उसके अंदर जो इंडियन ऑफिसर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंडिया के एम्बेसडर्स कहलाएंगे। क्लियर है। और कॉमनवेल्थ के अंदर जो है वो हाई कमीशंस होते हैं, एम्बेसीज नहीं होती। क्या होती है, उस ऑफिस को क्या बोलेंगे, हाई कमीशन ऑफ इंडिया बोलेंगे, और उसमें जो अपना ऑफिसर होगा वो हाई कमिश्नर कहलाएगा। और कभी कंफ्यूजन हो जाए तो वो याद कर लेना भी कि ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस इस्टेब्लिश किए थे। तो ये कमिश्नर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से रिलेट कर जाता है। तो ये हाई कमीशंस कहाँ पर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। एम्बेसीज कहाँ पर, नॉन कॉमनवेल्थ में। एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर, हाई कमीशन में हाई कमिश्नर। हाँ भाई, अब अपने बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की। मिलिट्री पावर्स भी छोटा सा ही है भाई। सबसे पहले तो आर्टिकल 53। हाँ भाई, बता दो आर्टिकल 53 में क्या है। मिलिट्री से रिलेटेड क्या चीज है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस। ठीक है भाई, ही और सी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है भाई, इन इंडिया इन दैट कैपेसिटी ही और सी अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी। तो इसी कैपेसिटी में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट्स करता है। किसको अपॉइंट करता है, चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये सब अंडर द प्लेजर काम करते हैं क्या, या इंडिपेंडेंट रह के काम करेंगे। भाई अंडर द प्लेजर काम करेंगे या इन्हें इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। अरे बोलो तो सही, कैसे करना चाहिए, ऐसे तो बोल दो कम से कम। इंडिपेंडेंट रह के काम करना चाहिए ना, या कंट्रोल में रह के काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट रह के काम करना चाहिए, मतलब कभी पाकिस्तान पर अटैक करना हो तो ये अपने आप ही कर दें। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं भाई, अंडर द प्लेजर।
आर्टिकल 310 कराया हुआ है क्लास के अंदर। आर्टिकल 310, जब मैंने कहा था प्रेसिडेंट के अंडर द प्लेजर कौन कौन काम करता है, तो उसमें मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर वाले, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर्स, उसके अलावा जितने भी सिविल सर्वेंट और आईएएस या ऑल इंडिया सर्विसेज है, सिविल सर्वेंट और ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, और उसके अलावा मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, और ये मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये चीज कहाँ दी गई है? 310 में दी गई है, आर्टिकल 310 में साफ साफ लिखा हुआ भी है। ऐसे इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो मिलिट्री रूल आ जाएगा भाई। ये सुनने में अच्छा लगता है क्या? हाँ, इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, लिखा हुआ ना ये, मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और ऑफ ए सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है भाई, कैसे काम करते हैं? ड्यूरिंग द होल्ड द पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, अब मैं एक चीज और बता रहा था आपको, वो क्या था, हाँ ये भाई एक चीज है ना, आपको पता है ना ये चीज कि एयर जो अपनी एयरफोर्स है, नेवी और आर्मी, उसके अलावा एक पोस्ट और होती है, किस किस को पता ही है? ठीक है, और काफी टाइम हो गया इस चीज को। ठीक है, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अभी अमरप्रीत सिंह है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? धीरज सेठ, और उनके ऊपर चीफ ऑफ, हो सकता है भी पुराना हो ये, लेकिन ये ध्यान रखना क्योंकि एकदम एग्जैक्ट फैक्चुअल तो मुझे भी नहीं पता याद अभी, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये सुपरवाइज करते हैं तीनों को। किसको सुपरवाइज करते हैं? तीनों को, ताकि आर्मी को इंटीग्रेट किया जा सके एक लेवल पे। वरना पहले क्या होते थे, तीनों अलग अलग लेवल पे होते थे, उसके ऊपर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट होती थी। लेकिन अब क्या है, आर्मी को यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया एक तरीके से। हालांकि इनके पास कोई बहुत ज्यादा पावर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तीनों को क्या कर लेते हैं, सुपरवाइज कर लेते हैं। तो एक कॉमन पोस्ट होगी जो तीनों के ऊपर है, कौन सी? ठीक है भाई, जनरल NS राजा सुब्रमणि, ये देख लेना यही है क्या अभी? और CDS, 2020 में क्रिएशन हुआ था इसका, इस पोस्ट का क्रिएशन कब हुआ था? 2020 में। 2020 से पहले ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती थी भी, ठीक है, ध्यान रखना भी। और ये सबसे पहले बने थे कौन? जनरल बिपिन रावत। और उसके बाद कौन बने? और अभी, अब ये चेक कर लेना, अभी अभी मेरे हिसाब से यही होने चाहिए, 31 मई 2026 को ही है। हाँ, तो अभी चेंज हुए हैं ये। तो अब तक कितने, 3 रह चुके हैं, बीच में वैकेंट रही थी काफी टाइम के लिए। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, फिर कौन थे? जनरल अनिल चौहान, और अभी कौन है? जनरल NS राजा सुब्रमणि। चलिए भाई, तो ये हो गई मिलिट्री पावर। अच्छा, एक मिलिट्री पावर में और ध्यान रखना भी, ही और सी कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जैसे अपने देखा था ट्रीटी और एग्रीमेंट भी अप्रूवल होने चाहिए पार्लियामेंट से, वैसे ही वॉर और पीस का डिक्लेरेशन भी यही करते हैं।
लेकिन ये चीज भी क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। एक इमरजेंसी पावर है, लेकिन उसको अपने इमरजेंसी से इंक्लूड करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है अभी या बाद में पढ़ें, लेकिन उससे पहले पावर्स अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऑर्डिनेंस, वीटो पावर सब अपना कर चुके हैं। वीटो पहली बार किसने दिया कि और कौन सा वीटो किसने यूज किया, ये भी अपने कर चुके हैं। 3 तरह के वीटो हैं, कौन कौन से, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा अपने बाद में एक बार कभी और भी डिटेल में समझ लेंगे। तो ये अपने ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट वाला जो है चैप्टर खत्म हो जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट का रोल जो है किसके अंदर, इमरजेंसी में, वो इमरजेंसी भी एक अलग सा टॉपिक हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी चीज बची है अभी, पहले वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ भाई, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसमें आपको अच्छे से पता है भाई, 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। उस गेट में ना यार वो तार है ना, वो अड़ा के आ जा, ये उसमें उधर ध्यान से जाना, इस ये नहीं, ये मत हिला देना, एकदम लास्ट वाला जो ना। हाँ भाई, अब ध्यान देना भाई, इधर आर्टिकल 53, 74, 75 बेयर एक्ट में निकाल लो। हाँ भाई, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, 3 आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमें पता है भाई कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो वेस्टेड होती है, किसमें वेस्टेड होती है, प्रेसिडेंट के अंदर। एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, नहीं, वो किस पर डिपेंड होता है, एड एंड एडवाइस पर डिपेंड होता है, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। इसका मतलब वो रियल हेड है ही नहीं, वो तो सेरिमोनियल हेड है, उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, वो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें कहां से पता चलती है, 53, 74 और 75 से पता चलती है भाई। तो वापस ध्यान से सुनना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53, 74 और 75 कैसे। तो भाई देखना, सबसे पहले 53 करते हैं। 53 क्या कहता है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him। यहां तक अगर हम पढ़ें तो हमको लगेगा यार यही है सब कुछ, कि एग्जीक्यूटिव पावर इसमें वेस्टेड है और वो खुद यूज करेगा या किसके थ्रू करेगा, ठीक है, अपने ऑफिसर सबऑर्डिनेट जो है उनके थ्रू करेगा। बाकी का आर्टिकल नहीं है अभी यहां पर काम का नहीं है, ठीक है। आगे देखना भाई, लेकिन यहां पर एक चीज बोली गई है, क्या बोली गई है, इन अकॉर्डेंस, क्या बोली गई है, इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो इन पावर का कैसे यूज कर सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कौन देगा कि भाई कैसे, तो 74 बताएगा कि ऐसे, ये है अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, देयर शैल बी
ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस, वापिस दिया हुआ ना अभी, अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यहां से पता चलता है अच्छा ये खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको तो किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, एड एंड एडवाइस पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। और फिर अपने को पता है भी कि 42nd ने तो यही कह दिया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कहा पहली बार में ही एडवाइस माननी पड़ेगी, लेकिन 44th ने 1978 ने क्या कहा भी, नहीं, दूसरी, पहली बार एक बार उसे रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं, दूसरी बार में माननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये चीज कब क्लियर हुई, 1976 से पहले यहां पर पहली बार में माननी है कि दूसरी बार में माननी है, ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब ये एक तरीके से एम्बिगुअसली एक चीज छूट गई, इसके मतलब कितने भी अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी 42nd ने इसको क्या कर दिया एक बार, और 44th ने क्या कर दिया, नहीं एक बार इसे आप लौटा सकते हो, दूसरी बार में माननी पड़ेगी, क्लियर होगी ये चीज। और अगर ऐसे क्लियर नहीं होती है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस चला जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करेगा उसके थ्रू क्या होती है, क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है कि आर्टिकल 143 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है क्या उसे सोर्स ऑफ लॉ माना जाए या नहीं माना जाए, तो वो कौन तय करेगा, तो ऐसा कोई केस होता है या फिर ये जो इसके अंदर जो अभी जो चल रहा है उसमें देखना क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने भी अभी ढंग से पढ़ा नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है तो या तो अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट क्या पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर देगी, और या वो कोर्ट में चला गया केस तो कौन इंटरप्रिटेट कर देगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट कर देगा भाई, ठीक है। अगली चीज ये हो गया, ये हो गया। अब बताए 75, तो 75 फिर अपने को लगेगा अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर और जो है ये तो भाई ये एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई बन गया और एक बार कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया, तो इसका मतलब अब तो उसके पास तो एक्सट्रीम पावर आ गई, उसके पास तो एक्सट्रीम पावर आ गई, क्या उस पर किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। अब ये मत कहना कि सर वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह लिमिटेशन है, वो वाली लिमिटेशन नहीं कह रहा मैं, क्या उन पर कोई ऐसी लिमिटेशन है क्या कि प्रेसिडेंट के पास भी कोई मौका आ सकता है कि वो उनको हटा सकता है। तो भाई ये देखना, इसके लिए अपने को 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और बाकी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि इसको करना है इसको करना है, ठीक है। अब इस आर्टिकल में हमारे काम की चीज है ये, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है भी, इस मिनिस्टर वर्ड के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है। तो जब तक आपके पास क्या रहेगी, इससे पता चलता है जब तक आपके पास मेजोरिटी रहेगी तब तक आप प्रेसिडेंट से एग्जीक्यूटिव काम करा सकते हो, और अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं रही तो वही प्रेसिडेंट आपको आपके पद से हटा भी सकता है, ठीक है। और मिनिस्टर जो है उसको तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कभी भी हटा सकता है। तो इससे तो एक तो प्रेसिडेंट और साथ साथ में गवर्नमेंट के रिलेशन का पता चला। एक चीज और पता चलती है इससे कि मिनिस्टर को भी सरकार के अंदर रहकर कौन सी अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंगली, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। मतलब वो सरकार से कुछ अलग काम करेगा या अलग हटके मनमानी करेगा तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलकर 1 सेकंड में उसको उसकी पोस्ट से हटा सकता है। क्यों, क्योंकि कैसा है, अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए हम कहते हैं भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है किसकी, प्रेसिडेंट की, उसको कौन से 3 आर्टिकल क्लियर करते हैं, 53, 74 एंड 75, ठीक है। और तभी हम कहते हैं भाई कि ये एक तरीके से सेरिमोनियल हेड है। कैसा हेड है, सेरिमोनियल हेड है भाई।